नमस्कार साथियों, ज्ञानगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर के बीपीएससी ट्री का सेट 8 लेकर के आए हैं। कुछ क्वेश्चंस कल हम करा दिए थे, उसी का क्वेश्चन कुछ रह गया है और उसमें कुछ एडिशन क्वेश्चन भी है। ठीक है, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में जो पूछे हुआ है उस सब का एक कंप्लीट निचोड़ है, यानी जो थंबनेल है वही चीज़ आपको दिया जा रहा है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी कवर किया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम जिस एग्ज़ाम के लिए तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को डाला जा रहा है और डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू ज्ञानगर से बने रहिए और टाइम टू टाइम आपका वीडियो पहुंच भी जा रहा है आप तक। तो आई होप कि बहुत तैयारी बहुत अच्छे लेवल तक हो गए होंगे। सामने एग्ज़ाम है ना। भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए और कामयाब हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, और उसमें योगदान, आपकी सफलता में योगदान कुछ ज्ञानघर का भी रहेगा। अगर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैक्सिमम तो 8 क्वेश्चन आने की चांसेस है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन भी अगर आगे आपने पढ़ लिया है तो आपकी सफलता में एक क्वेश्चन का क्या रहेगा, महत्व रहेगा। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं सेट पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, दिख रहा होगा। कल हम लोग क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा वीडियो में वो इलेक्ट्रोफाइल तक, न्यूक्लियोफाइल तक था। तो हमने बताया था न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिवली होता है, नेगेटिव स्पेसीज होता है। दूसरी बात क्या है कि देने की टेंडेंसी होता है, इसको क्या होता है, देने की टेंडेंसी होता है, ये देना चाहता है। उसी का जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रोफाइल, जो पॉजिटिव नेचर होता है, ये लेना चाहता है। क्या कहता है, लेना चाहता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके पास। क्या है क्वेश्चन, आप देख लीजिए, जब तक कुछ आइडिया लगाइए इसके बारे में, बताइए क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में चर्चा कर रहा है। किसके बारे में कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना वो पॉजिटिवली नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आप जान लीजिए कि ऑल पॉजिटिव वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, यानी न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बोरा लेके जाता है, इलेक्ट्रोफाइल कटोरा लेके आता है। कटोरा लेके आने का मतलब लेना चाहता है, बोरा लेके जाता मतलब देना चाहता है। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके अंदर यानी 2 टेंडेंसी होगा। पहला टेंडेंसी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर डोनेट करने वाला टेंडेंसी है, दूसरा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। राइट, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, एक पॉजिटिव भी होगा, दूसरा क्या होगा, न्यूट्रल स्पेसीज भी होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल स्पेसीज, न्यूट्रल स्पेसीज होगा। न्यूट्रल स्पेसीज में जैसे मान लीजिए BF3, AlCl3, ठीक है, AlCl3, BF3 और SO3, ETC, ये सब न्यूट्रल स्पेसीज है। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। यानी इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव नेचर का हो गया, दूसरा न्यूट्रल भी होता है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव और लोन पेयर क्या होगा, डोनेटिंग वाला होगा। क्वेश्चन आपके कह दिया कि इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप्स, यानी एडिशन रिएक्शन होता है प्रोसीड 2 स्टेप में करता है। तो मान लीजिए आपके पास ये एक्शन हम लिखते हैं, ये है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। राइट, चलिए एडिशन रिएक्शन कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन प्लस है, क्या है, हाइड्रोजन प्लस है। तो ये हाइड्रोजन प्लस, ये डबल बॉन्ड इसको यहाँ लेकर के आएगा और ये यहाँ डबल बॉन्ड लेकर के जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड जो जा रहा है, तो ये जो क्या कर रहा है ना कि ये हाइड्रोजन के भी तरफ से जाती है, ये इलेक्ट्रॉन को देना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, दे दिया। तो अब यहाँ क्या बन गया हमारा, CH3 CH पे एक पॉजिटिव लॉस किया है और ये क्या बन गया आपका CH3। ये एक बॉन्ड जो शेयरिंग में था ये कंप्लीट अपने पास रख लिया CH2 कॉर्नर वाला। अब यहाँ पे बताइए जो प्लस चार्ज है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और 2 कार्बन वाले को हम लोग कहते हैं 2 डिग्री। क्या कहते हैं, जब कोई एलिमेंट 2 कार्बन से घिरा रहेगा तो 2 डिग्री कहलाएगा। जब कोई एलिमेंट 3 कार्बन से घिरा रहेगा तो 3 डिग्री कहलाएगा। जब कोई एलिमेंट 1 कार्बन से घिरा रहेगा तो उसको हम
1 डिग्री कहेंगे, क्या कहेंगे? तो ये एक स्टेप हमारा कहलाता है इंटरमीडिएट। क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट स्टेप है, बीच वाला है। तो कितना डिग्री का दिखा आपका? 2 डिग्री। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बोकेटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बोकेटान। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव बाय नेचर होता है, दूसरा न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल का मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया है, कौन कौन? BF3, AlC3, SO3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। देखिए, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं किसको है? फंक्शनल ग्रुप वो कहते हैं जिसका यानी रिएक्शन में आने से उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाए? केमिकल नेचर चेंज कर जाए। यानी फंक्शनल ग्रुप मेनली किसके लिए है? केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए है। किसी कंपाउंड में लग करके उसकी प्रॉपर्टीज के नेचर को बदल दे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखिए, अल्कोहल है तो अल्कोहल लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। ये हमारा क्लियर नहीं किया है कि ये अल्काइल के साथ अल्कोहल लगा हुआ है। ठीक, तो अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्कोहल मान लीजिए स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो अल्कोहल यहां भी लग सकता है या इसको उठा करके हम यहां भी ला देंगे। ठीक है ना? तो हमारा ये क्लियर नहीं कहा कि अल्कोहल अल्काइल के साथ है, किसके साथ है। ये अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, कहीं भी जुड़ सकता है। 1 कार्बन से भी जुड़ेगा, 2 कार्बन वाला से भी जुड़ेगा, 3 कार्बन यानी 1 डिग्री से जुड़ा हुआ रहेगा, 2 डिग्री से भी जुड़ा रह सकता है और 3 डिग्री से भी रह सकता है। राइट, ठीक है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है किसका? CHO का। CHO है। अब CHO का भी कहानी उसी तरह से है, क्योंकि यहां आगे में आपका देखिए सिर्फ एल्डिहाइड कह दिया है, तो एल्डिहाइड 1 डिग्री के साथ भी जुड़ा हुआ होगा, 2 डिग्री के साथ भी होगा, 3 डिग्री के भी साथ होगा। यहां पे देखिए अल्काइल कह दिया, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल R को हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप। इस अल्काइल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है। मतलब अल्काइल ग्रुप देखिए 1 कार्बन वाले मतलब मेथेन भी हो सकता है, या एक हाइड्रोजन हटेगा तो मिथाइल भी हो सकता है, C2H5, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। यानी अल्काइल ग्रुप डेट मीन्स कुछ भी हो सकता है। और कुछ चर्चा नहीं किया है तो यानी अल्काइल R है, हैलाइड को हम लोग X कहते हैं। अब यहां पे बताइए, जिस तरह से भी कोई लिखेगा एक ही तरह से पॉसिबिलिटीज है लिख पाना, एक ही तरह से लिख पाना पॉसिबल है, संभव है। इसीलिए इसका आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने अल्काइल, अगर सिर्फ हाइलाइट कहता, हाइलाइट भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर अल्काइल नहीं लगाता तो ये भी, इसका भी हमारा आइसोमेरिज्म हो जाता। लेकिन अल्काइल लगा करके यहाँ बॉन्ड क्या कर दिया? रोक लगा दिया है। ठीक, नीचे आ जाइए साइनाइड्स। तो साइनाइड का होता है CN, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन साइनाइड किसके साथ जुड़ा हुआ? साइनाइड 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। यहां आगे पीछे अल्काइल नहीं लगाया, लेकिन यहां अल्काइल लगा करके क्या कर दिया? क्वेश्चन को बांध दिया है। मतलब अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल लगा दिया। अल्काइल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। R कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन वाला भी, 2 कार्बन वाला भी, 3 कार्बन वाले, 1 कार्बन वाले को कहते हैं मिथाइल, 2 कार्बन वाले को कहते हैं इथाइल, 3 कार्बन वाले को कहते हैं इथाइल प्रोपाइल, 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूटाइल। इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि नाम क्या क्या आएगा। ठीक है, चलिए। इथाइल कहने का मतलब, अगर मेथेन का जनरली फॉर्मूला होता है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो इसी का नाम पड़ता है CH3, और इसी को कहते हैं हम लोग मेथाइल। यानी जितना हाइड्रोजन रहना चाहिए उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो तो उसी में लग जाता IL, क्या कहते हैं लास्ट में लग जाता YL, अल्काइल लग जाता। क्या लग जाता? YL लग जाता। अगर 1 कार्बन वाला है तो उसको मिथाइल, तो मेथ प्लस YL, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। आई बात समझ? यानी जितना एक्चुअल हाइड्रोजन रहना चाहिए उससे एक हाइड्रोजन कम होगा तो उसी के एवज में आता है क्या? YL आता है लास्ट में। राइट, तो हमारा यानी फंक्शनल ग्रुप जो है जिसका आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, किसका नहीं है? अल्काइल हाइलाइड का नहीं है, क्योंकि अल्काइल कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं किया है कि 2 कार्बन वाला है कि 3 कार्बन वाला है। ओनली अल्काइल क्या था? अल्काइल को रिप्रेजेंट करते R से, हाइलाइड को करते S से। बस ओनली 1 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसका आइसोमेरिज्म नहीं होगा। आइसोमेरिज्म का सीधा साधा डिफिनेशन क्या होता है? परिभाषा ये होता है कि मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई होप कि क्लियर क्वेश्चन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अल्काइल हाइलाइड द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड इसेंशियल ऑयल्स। दीज आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर बट आर मिसिबल विथ वाटर वेपर फेज। ठीक है, कह रहा है कि वाटर में ये सोल्यूबल नहीं है, घुलनशील नहीं है, लेकिन ये इसको हम लोग अलग क्या कर सकते हैं? किससे? भाप से।
जब भाप का कंडीशन कह दिया तो इसको हमको वेपर स्टीम कंडीशन में लेके जाना होगा। कहाँ लेके जाना होगा? स्टीम कंडीशन लेकर जाना होगा, तो स्टीम से अलग हो जाएगा। चलिए डिस्टिलेशन देखिए, हमारा इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ये भाप किससे अलग हो सकता है? तो स्टीम में लेके जाएंगे। स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कहते हैं किसको है? डिस्टिलेशन कहते हैं कि कोई लिक्विड है, उसमें अनदर लिक्विड घुला हुआ है, लिक्विड से लिक्विड का अलग होना क्या कहलाता है? डिस्टिलेशन कहलाता है। क्रिस्टलाइजेशन, सॉलिड का फॉर्म होना क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, मतलब कोई हमारा लिक्विड है जो वाटर में इजीली सोलेबल नहीं होगा, ठीक है ना, तो वहाँ टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी हमारा डिस्टिलेशन का जो रिलेशन है, संबंध है, इससे किससे? डिस्टिलेशन का मतलब होता है घुलनशील, क्या कहते हैं? लिक्विड से संबंध है। किससे संबंध है? लिक्विड से संबंध है। यानी हमारा जो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स का, यानी स्टीम में लेकर के जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? स्टीम में लेके जाएंगे। स्टीम डिस्टिलेशन से हम लोग इसको अलग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ कोर्ट केस द जज suspended that some changes in the document had been carried out. He asked the forensic department to check the ink used at two different places. According to you, which teaching technique can give the best result? देखिए, जब भी कलर को अलग किया जाएगा, क्या किया जाएगा? कलर को अलग करना, कलर आइडेंटिफाई करना, उसको कहते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। उस पर क्या होता है ना, जैसे आप टच करेंगे तो उसमें एक लेयर बनेगा, तो क्या लेयर की ज़्यादा मोटा होगा या पतला होगा? थिन लेयर होगा। कलर डिटेक्ट करने वाला, इसलिए थिन लेयर का फॉर्म होगा। और क्या बताएगा? वो कलर बताएगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है कलर के लिए। ये आएगा थिन लेयर आएगा, थिन लेयर की वजह से इसका नाम पड़ा थिन लेयर। क्रोमेट कहीं कहीं लिख देता है टीएलसी। क्या लिखता है इसको? टीएलसी लिखता है। टीएलसी टेस्ट हुआ है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी इज, ठीक है, क्वेश्चन यहां पे आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी में शामिल प्रमुख है। क्या क्या प्रमुख है देख लेते हैं। ऑप्शन में जाएंगे तभी, ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। चलिए, इसमें है क्रोमेटोग्राफी। देखिए, कलर को अलग करिएगा तो इसको कहलाता, क्या कहलाता है? पार्टीशन कहलाता। क्या कहलाता? पार्टीशन कहलाता है। ठीक है, इसके जो पार्टीशन जो फेज होता है, दो फेज होता है। एक मोबाइल फेज होता है, मोबाइल फेज का मतलब हो गया घूमने वाला, एक्टिव फेज। और एक होता है, यानी दो तरह का होता है, इस बीच को, यानी जो मूविंग, ये क्या कहते हैं, जो एक्टिवनेस होता है, मतलब कलर को डिटेक्ट करेगा, कलर सेपरेट कराएगा, उसको हम लोग मोबाइल फेज कहते हैं। और एक होता है फिजिबल फेज। क्या होता है? फिजिबल फेज। अगर पता नहीं भी रहे तो इसके लिए बहुत बड़ा चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, ये पूछेगा नहीं, हम आपको ज़रूरत के तहत बताने की कोशिश किया है, बता दिया है। एडजॉर्प्शन, जब किसी सब्सटेंस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, देख, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। ठीक है, दोनों अलग चीज़ है, दोनों अलग चीज़ है। एडजॉर्प्शन अलग है और एब्जॉर्प्शन अलग है। सोलिबिलिटी, घुलने की टेंडेंसी। वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी मतलब कि कोई लिक्विड हो गया, नहीं इतना हम उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दे, यानी वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वह लिक्विड जिसका नेचर होगा गैस में कन्वर्ट होना, वो कहलाता हमारा वोलाटाइल या वोलाटिलिटी। समझ में आया? यानी वैसा द्रव जिसकी क्षमता हो गैस में कन्वर्ट हो जाना, यानी गैसीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाना, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वोलाटिलिटी या वोलाटाइल कहते हैं। अगर वोलाटाइल कह रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कि वो गैस हो रहा है। क्या हो रहा है? वोलाटाइल कहने का मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट अल्फा बीटा गामा, यानी ए पी और गामा दे दिया, रेज एंड आर, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, रेज आर कैरेक्टराइज बाय दियर हाफ लाइफ्स। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो हमने कहा रेडियो एक्टिव के लिए मैं बार बार बताता हूं, रटना कुछ नहीं है। रेडियो एक्टिव के लिए अगर आपको पता होगा न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो अगर 1.5 से ग्रेटर हो गया, 1.5 से ग्रेटर हो गया तो हमारा कहलाएगा रेडियो एक्टिव। क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिव। अब बताइए, प्रोटोनियम में होता है न्यूट्रॉन, यानी प्रोटोनियम में जो होता है हाइड्रोजन में 10 लिखते हैं, ड्यूटेरियम में क्या लिखते हैं? 11 लिखते हैं, ट्रिटियम में क्या लिखते हैं? 12 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 12 लिखते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला मास बताइए, यानी पहला जो हाइड्रोजन है इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो बताइए इसे, ये हमारा जो एटॉमिक नीचे वाला बता रहा प्रोटॉन बता रहा। ठीक है, चलिए, एक हाइड्रोजन यानी हमारा इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका मास कितना है? हमारा मास बराबर होता है, मास को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है 1, 1 + 0, तो इसका मास कितना हो गया? 1 हो गया।
हमको मास से झंझट नहीं है, हमको रेडियो एक्टिव बताना है तो हमको न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता? न्यूट्रॉन पता। हम न्यूट्रॉन निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं। ऊपर वाला जो हमारा जब भी बताता है मास बताता है, क्या बताता है? मास बताता है। क्या बताता है? मास बताता है। ठीक है, क्या बताता है? मास बताता है। तो इसको जोड़िएगा तो इसका कितना मास हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। इसका मास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगर इसमें न्यूट्रॉन पूछे तो कितना हो जाएगा? इसमें न्यूट्रॉन 2, इसमें न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? इसमें न्यूट्रॉन 1 हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। तो अब इसका रेशियो निकालिएगा। तो प्रोटॉन तो हमारा एक ही है हाइड्रोजन का, तो वैल्यू पुट कर दे। न्यूट्रॉन हमारा 2 है, प्रोटॉन कितना? 1। रेशियो कितना आएगा? 1.5 से ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर किसी एलिमेंट का न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा होगा तो हमारा रेडियो एक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियोधर्मी। आई बात समझ में? तो हमारा ट्रिटियम है द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन ग्रेटर देन 1.5, अगर इसका रेशियो 1.5 से ज्यादा है तो रेडियो एक्टिव है, अगर कम है तो रेडियो एक्टिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू नॉट फॉर्म हाइलाइट्स, यानी कौन सा है जो हाइलाइट्स नहीं बनाता है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक जो हमारे पास, देखिए आपके पास एस है, पी है, डी है और एफ है। एस पी डी एफ, इसका जो पीरियड शुरू होता है 13 से लेकर 18 तक है। सॉरी, ग्रुप 13 से 18 है। ये 1 और 2 है ग्रुप 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक वाला है। डी वाला जो है 12 से लेकर के कितना है? सॉरी 3 से लेकर 12 तक है। 3 से लेकर के 12 तक, 3 से 12 वाला डी ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, F4 फालतू है, इसका हमको उतना चर्चा मतलब रखना नहीं है कि क्या है नहीं है, ये सब भी इसी में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, पीए एक ऐसा ग्रुप है जिसमें, यानी पी ब्लॉक में जो आता है मेटल भी है इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। यानी पी ब्लॉक एक ऐसा घर है जो धातु को भी रखता है, अधातु को भी रखता है और उपधातु को भी रखता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आपके केमिस्ट्री में कौन सा ब्लॉक है जो धातु भी रखता है, अधातु भी रखता है और उपधातु भी रखता है, ठीक है, तो आपका इकलौता आंसर कौन जाएगा? आपका इकलौता आंसर जाएगा पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जितना भी रहने वाला है सब के सब मेटल है, मेटल और रेडियो एक्टिव कह सकते हैं, इसमें हेवी मेटल है। यानी डी ब्लॉक में एक भी नॉन मेटल्स नहीं है। डी ब्लॉक में एक भी नॉन मेटल्स नहीं है। पी ब्लॉक में आपका मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटोलाइट भी है। एस ब्लॉक में आपका एक मिल जाएगा नॉन मेटल जो हाइड्रोजन है, नॉन मेटल। ठीक है, एक मिल जाएगा क्या? नॉन मेटल्स मिल जाएगा। और एक इसमें जो है आपका क्या कहते हैं, मेटोलाइट भी है, जिसको उतना एक्टिविटी नहीं बताया जाता जैसे बेरिलियम। बेरिलियम को मेटोलाइट तो कहा जाता है लेकिन उतना नहीं सो करके इसको साइड में रखता है। क्या करता है? साइड में ही रखता है। तो ये इतना याद रखिएगा, एस ब्लॉक में भी एक नॉन मेटल्स है, लेकिन पी ब्लॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट के लिए। डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक होता है। इसी में हमारा आता है 3 छठा ग्रुप। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। छठा ग्रुप आता है, ठीक है, छठा ग्रुप आता है। छठा ग्रुप कौन कौन है आपको कैसे? छठा ग्रुप जो है यानी ग्रुप 6 वाला जो है हमारा, वो हाईलाइट बनाता है। क्या बनाता है? हाईलाइट बनाता है। ठीक है ना, ग्रुप यानी इसमें डी ब्लॉक में से आने वाला 7, 8, 9, 7, 8, 9 वाला जो है ये हाईलाइट नहीं बनाता। ये नोट करके लिख लीजिएगा। अब इसमें बता दें कि कौन कौन आता है ग्रुप में। तो पहले 6 वाला को बता ले हम। ग्रुप 6 में आने वाला एलिमेंट का जो कोड है याद रखिएगा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। कोड याद रखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे क्रोमा। क्या कहेंगे? क्रो, एमओ फॉर मा। ये टंगस्टन का है तो टन याद रहेगा। ग्रुप 6 में आने वाला कौन है? क्रोमाटन है, मतलब क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन हाईलाइट बनाएगा। फिर से सुन लीजिए, ग्रुप 6 में आने वाला क्रोमाटन है, यानी CrMoW, ये आपका हाईलाइट बनाएगा VBI। यानी ग्रुप 6 डी ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 6 डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी कहां से कहां शुरू होता है? 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक यही है। 7, 8, 9 में कौन आता है? तो 7, 8, 9 में देखिए 7 ग्रुप में जो बिलोंग करता है इसको हम लोग कहते हैं मन तक रे। कोड याद रखिएगा। 7 ग्रुप में यानी मैग्नीज, टेक्टोनियम, रेहेलियम। ठीक है, ये याद रहेगा। ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है, ग्रुप 7 का एलिमेंट है। ग्रुप 8 का आपको याद होगा आयरन, FeRuOs, ओस्नियम, रोहेलियम और आयरन। ये आपका ग्रुप 8 का है। ठीक है, ये हाईलाइट नहीं बनाएगा। ग्रुप 9 में कौन आता है? नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, निकेल,
नहीं पढ़ोगे ग्रुप 9 में नहीं, ये तो ग्रुप 10 में जाएगा। ग्रुप 9 का जो है, ग्रुप 9 में जो आएगा आपका ग्रुप 9 क्या है इसमें, ग्रुप 9 में आएगा आपका कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड, यानी रेडियम, कोबाल्ट और इरिडियम। ठीक है, ठीक, आपको ये बिल्कुल ज्ञान घर से जुड़े रहिए, आपको जहां संभव होगा रटाया नहीं जाएगा, ट्रिक फंसाया जाएगा, ट्रिक से याद कराया जाएगा, बिल्कुल यूनिक अंदाज में आपको लग रहा होगा। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चंस आपसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या कामयाब होने के लिए टैलेंट जरूरी है? अगर टैलेंट जरूरी है तो कितना % जरूरी है, इसको कमेंट में जरूर आंसर करिएगा। क्या टैलेंट से सफलता मिलती है या बगैर टैलेंट के भी सफलता मिलती है? ठीक है, इसका आंसर कीजिएगा। इसका हम नेक्स्ट डे में जो वीडियो लेकर के आएंगे, इसका आपका कमेंट में हमारा इसका आंसर आना चाहिए, हम देखेंगे कि किस तरह से आंसर आ रहा। ठीक है, फिर जैसा होगा फिर हम आंसर करेंगे। यानी क्वेश्चन क्या है, कामयाब होने के लिए क्या टैलेंटेड होना जरूरी है, और टैलेंट होना है तो कितना % होना जरूरी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। बिल्कुल अगर ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो इसके एवज में ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करिएगा, जरूर आंसर करिएगा। अगर वीडियो आप कंप्लीट देखते होंगे, ये क्वेश्चन अगर आप तक पहुंचेगा तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, इन्हें आपको समझ में आया कि ग्रुप 6 जो है 3D ब्लॉक का, ग्रुप 6 जो है कौन कौन, क्रोमाटन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये हाईलाइट बनाता है। 8 जो है 7, 8, 9, 7, 8, 9 ये आपका हाईलाइट नहीं बनाता है। ग्रुप 7 में आने वाला कौन है, मन तकरे, मन के नीचे कौन, टेक्टोनियम, टेक्टोनियम कौन, हेलियम। ठीक है, उसके बाद फेरस, एक नाम है FeRuOs, इसी के नीचे आएगा। मतलब अब आपको ये कोड पता हो गया तो साइज भी पता हो गया, ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ेगा, तो साइज किसका सबसे ज्यादा है? अगर आपको ये पता अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप बता सकते हैं। उसी के बाद आपका ग्रुप 9 का कौन है, कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड, यानी कोबाल्ट के बाद हेलियम, उसके बाद इरिडियम। अगर इस तरह के आपका क्वेश्चन में दी जाए तो साइज किसका, तो सबसे ज्यादा साइज किसका हो जाएगा, IR का हो जाएगा, उसके बाद किसका, RH का हो जाएगा, उसका कोबाल्ट। यानी डाउन द ग्रुप, सेम ग्रुप की बात अगर करें तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। यानी ग्रुप 6 जो है वो हाईलाइट बनाएगा। डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक कहां से कहां शुरू होता है, 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक, यानी ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक है जो डी ब्लॉक है। चलिए, ओनली 1 एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्राइड्स, कौन, ग्रुप 6 वाला। ग्रुप 6 में कौन कौन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन छूट गया क्या, हाँ क्वेश्चन छूट गया था। एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पीरियोडिक टेबल डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, कौन नहीं बनाता था, 7, 8, 9। 7 में आने वाला कौन कौन है, मैग्नीज, टेक्टोनियम और मनतकरे, रेलियम है। चलिए, 8 में आने वाला कौन कौन है, FeRuOs। 9 में आने वाला कौन है, कौन आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड, कोबाल्ट, RH, इरिडियम, आयर। ठीक है, एकदम ट्रिक फंसा कर रखिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। क्या करिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल कहीं भी घुमा दे, क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ये ज्ञान घर का दावा नहीं, पूर्ण विश्वास है। क्या है, पूर्ण विश्वास है। खुद पे भरोसा हो तो जग जीता जा सकता है, खुद ही पे भरोसा नहीं हो तो हर चीज व्यर्थ है। क्या है, यानी कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, खुद से बढ़ करके ताकत कुछ नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपका क्या करता है, विजेता घोषित कराता है। ठीक है ना, कभी नर्वस नहीं होना है और कभी होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कंटिन्यूटी। जिस व्यक्ति के अंदर या जिस काम के लिए आप समर्पित हो गए और आप निरंतर वे में, कंटिन्यूटी वे में बनाए रखे, तो आपको अनकरीब है कि कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। थोड़ी ताखीर होगी, लेट होगा, विलम्ब होगा, लेकिन सफलता मिल करके रहेगी। ठीक है ना, ये सदियों से पुरानी एक परंपरा बन करके रहा है। जिसने जिस पे मेहनत किया है, यानी APJ अब्दुल कलाम साहब क्या कहते हैं, END। किसी ने कह दिया कि समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने क्या परिभाषित कर दिया, एफर्ट नेवर डाइड। END का फुल फॉर्म एफर्ट नेवर डाइड, मतलब आपके द्वारा
किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एफर्ट नेवर डाइड। ठीक है, चलिए आइए कंटिन्यू, यानी कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। ठीक है, हाईली एनर्जेटिक रहना, कॉन्फिडेंस बनाए रखना। ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। आपको ये क्वेश्चन बार बार क्यों घूम रहा है? ग्रुप 6 इतना अच्छा कोड से फंसा दिए कि अब आप गलती करिएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए कौन सही नहीं है? देखिए, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता जरूर है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो स्टेबल नहीं हो जाता है। ठीक है, और उसका जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसका आयनिक रेडियस जो होता है बढ़ नहीं जाता। सबसे छोटा तो ऊपर है, साइजवा बढ़ेगा तभी ना रेडियस बढ़ेगा। ओ साइजवा है छोटा और साइज करा कि बड़ा हो जाएगा। स्फीयर का साइज है छोटा तो रेडियस भी छोटा, स्फीयर का साइज बड़ा तो रेडियस भी बड़ा। हाइड्रोजनवा का साइज है छोटा तो रेडियस भी क्या होगा? छोटा। लॉस करे से साइज बढ़ थोड़ी जाएगा और घट जाएगा। क्या होगा? आप अगर आपके पास अगर पैसा है तो पैसा किसी को दीजिएगा तो पैसा क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? तो पॉकेट में छोटा कि बड़ा? पॉकेट में होगा छोटा। क्या होगा? छोटा होगा। चलिए, तो इट कैन बी इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट। नहीं, ये कंडीशन नहीं है। इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये भी कंडीशन नहीं है। ये दोनों नहीं है। इट एग्जिस्ट एट डायटोमिक मोलिकुल्स करता है। इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट। ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डाई हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल बाय डिफरेंट मेथड इन इट्स प्रिपरेशन बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन। अ मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गैस इज कॉल्ड। देखिए, CO और H2 को क्या कहते हैं? CO और H2 को कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं ये? इसको वाटर गैस कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी होता है सिंथेसिस ऑफ गैस। क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ गैस। तो दो होगा इसका नाम हो जाए। आंसर क्या हो जाएगा? CO प्लस H2 वाटर गैस, CO प्लस H2 को सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? A एंड B द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स does the ratio of the anion size to the cation size has the lowest value। देखिए, लोएस्ट वैल्यू अगर पूछे तो आप क्वेश्चन पे गौर करिएगा। एनायन कह रहा है और केटायन कह रहा है, तो एनायन और केटायन का रेशियो कहता है, केटायन वाला जो है ना रेशियो, केटायन का रेशियो बाय एनायन का रेशियो करिएगा। ठीक है, एनायन बाय केटायन कहता तो आपको क्या कहते हैं? एनायन बाय केटायन कहते, केटायन में तो हमारा क्या कहता है? केटायन बाय एनायन कहता तो एनायन बाय केटायन कहते हैं, एनायन बाय केटायन कहते हैं। अब यहां पे आपको जो एलिमेंट दिया हुआ देख लीजिए, आयोडीन है और फ्लोराइड है। तो देखिए, ऊपर से नीचे आने पे आयोडीन सबसे ऊपर होता, फ्लोरीन सबसे नीचे होता, क्या? आयोडीन होता। और भी एक होता है। चलिए, ऊपर से नीचे आने पे साइजवा बढ़ता है। साइज क्या होता? बढ़ता है। तो रेडियस वो क्या होता? बढ़ता है। साइज बढ़ता है, रेडियस भी बढ़ता है। एटॉमिक वॉल्यूम कहिए, एटॉमिक रेडियस कहिए या एटॉमिक साइज करिए, वो भी बढ़ता है। घटता क्या है आखिर? घटता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या घटता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। अब यहां बात कर लेते हैं, फ्लोराइड में और आयोडीन में सबसे आयनिक रेडियस किसका ज्यादा होगा? आयोडीन का। आयोडीन का होगा। ये केटायन में देखिए, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ क्या है? सीजियम है, लिथियम है। तो लिथियम और सीजियम तो सेम फैमिली का है। तो लिथियम और सीजियम में सबसे ज्यादा केटायनिक रेडियस किसका है? सीजियम का है सबसे ज्यादा। और यहीं पे मैं लिख दूं, केटायनिक रेडियस की अगर बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल से जो होता है ज्यादा होता है किसका? अल्कली मेटल का। अल्कली मेटल जो वाटर सोलेबल होता है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये अल्कली मेटल है। ये याद रखिएगा, क्योंकि कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसकी औकात ही नहीं है अल्कली मेटल के सामने में। यानी अल्कली मेटल के सामने ये दुबक के बैठा रहता है। क्या रहता है? दुबक के बैठा रहता है। तो अब यानी इसको हटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आपका लिथियम और सीजियम में आ गया। क्या आ गया? लिथियम और सीजियम में आ गया। एनायन और केटायन का रेशियो पूछ रहा, तो सबसे बड़ा केटायनिक साइज किसका है? सीजियम का है। तो सीजियम बाय मैक्सिमम केटायनिक रेशियो और मिनिमम एनायनिक रेशियो।
ठीक है, मिनिमम एनायनिक रेशियो, तो क्या हो जाएगा, CSF हो जाएगा। लेकिन अगर यही केटायन बाय एनायन कह देता तो आंसर क्या होता, LiF होता। ठीक है, केटायन बाय एनायन कहता तो केटायन बाय एनायन, एनायन बाय केटायन कहता है, आंसर क्या हो जाएगा, एनायन बाय केटायन, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, CSF। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट। सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होता है हमारा सीजियम होता है। क्या होता है, सीजियम होता है। तो सीजियम जो है हमारे पास 6 पीरियड का है, और सीजियम जो है अल्कली का है। इसका जब भी कॉन्फ़िगरेशन होगा तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सीजियम का है। किसका है, सीजियम का है, ये है सीजियम का। ठीक है, क्योंकि ये पकड़ना, सीजियम जो है हमारा फर्स्ट ग्रुप का है, इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में ही आएगा, एक में पीरियड कितना होगा, 6 होगा। तो सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, सीजियम है। और इसी के बारे में बता दो, मोस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट भी कौन है, सीजियम ही है। रिड्यूसिंग एजेंट जी कौन है, सीजियम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है फ्लोरीन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन, सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, फ्लोरीन है। आ जाइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 106 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल इट हैव। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो आपको ये याद होना चाहिए 106 है। तो जोड़िए, इसमें जो होगा 7s में 2 जाएगा, और 4d में 4 जाएगा, सॉरी 6d में 4 जाएगा, और 5f में जो हमारा 14 रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन रेयर केस में एग्जाम में पूछ दे, अगर रेयर केस में, तो यानी हमारे पास 106 है। रेडॉन का कितना होता, हमने आपको याद करने का तरीका बताया था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। आपको यहाँ से यहाँ तक जाना था, 8 जंप मारिए तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ये है 2। 10 से यहाँ जाइएगा तो 8 का जंप मारिए, ये हो जाएगा 18। यहाँ से यहाँ जाना तो 18 का जंप मारिए, कितना हो जाएगा, 36। और क्रिप्टन से जेनॉन में आपको जाना, तो इसके में भी कितना मारना है, 18 जंप मारना है, तो 36 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 54। जेनॉन से रेडॉन में जाना था, 32 का जंप मारना था, कितना हो जाएगा, 86। कितना हो जाएगा, 86। और रेडॉन से यूओ में जाना था, इसमें भी 32 का जंप मारना था, कितना हो जाएगा, 118। तो यानी रेडॉन का कितना होता है, 106, यानी 86 होता है। कितना होता है, 86। ठीक है, 86 होता है। तो यहाँ से जोड़ लीजिए, 4 2 यानी 4 2 6, और 6 14 कितना, 20, और 20 86 कितना, 106। ये आपका जो है कॉन्फ़िगरेशन है किसका, 106 वाले का। किसका है, 106 वाले का। अगर याद नहीं तो इसको लिख लीजिए। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर ये याद रहना आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा इसी के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, भटकना आपको नहीं है। ये पता होगा तो ये बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको एकदम फॉर्मूला में ही बना करके रखिएगा, नोट करिएगा। यहाँ पे क्या करिएगा, इफ द आयोनिक रेडियाई ऑफ K प्लस एंड फ्लोराइड माइनस, पोटेशियम प्लस एंड फ्लोराइड माइनस आर अबाउट 1.3% एंगस्ट्रॉम। इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इच देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ K एंड F शुड बी रेस्पेक्टिवली। देखिए, पोटेशियम और किसका पूछ रहा है, फ्लोराइड का एटॉमिक रेडियाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एटॉमिक रेडियाई पूछ रहा है। तो देखिएगा, केटायन का जो होगा एटॉमिक रेडियाई, केटायन का होगा जितना दिया हुआ 1.34 से ज़्यादा होगा। एनायन का F माइनस जितना दिया हुआ उससे कम होगा, उससे क्या होगा, कम होगा। ये याद रखिएगा। अब बताइए, केटायन का एटॉमिक रेडियाई जो होगा 1.34 से ज़्यादा होगा। 1.34 से ज़्यादा कितना होगा, 2.31 होगा। चलिए, एनायन का जो होगा 1.34 से कम होगा। एनायन का क्या होगा, 1.34 से कम होगा। तो 1.34 से कम किस में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। केटायन जो दिया हुआ है उससे केटायन का ज्यादा होगा, जो दिया हुआ उससे एनायन का कम होगा। बस उस हिसाब को ये सेट रखिएगा माइंड में, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड्स। देखिए, थर्ड पीरियड कह रहा है आपके पास टोटल पीरियड है कितना, टोटल पीरियड होता है 7, जिसमें से 2 कैटेगरी बात दीजिए, ऑड और इवन। ऑड और इवन, ठीक है, ऑड और इवन। ऑड कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। इवन कौन कौन होगा, 2 4 और 6, 2 4 और 6 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा।
इसके लिए यानी किस पीरियड में कितना एलिमेंट रहेगा, इसके लिए एक ट्रिक फंसा के लेके आए हैं। क्या ट्रिक फंसा के लेके आए हैं? एक फॉर्मूला पे लेकर के आए हैं, क्या पे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ब्लॉक या इन पीरियड, इन पीरियड क्या होता है? फॉर्मूला है, लिखिएगा एस जेड स्क्वायर। एस सबसे मैक्सिमम रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, बस 2 इलेक्ट्रॉन है। एस जेड स्क्वायर मतलब अपने नाम पे बना दिए फॉर्मूला। क्या बना दिए? अपने नाम पे। अगर फॉर्मूला अच्छा लगेगा तो लाइक ठोकिएगा जम करके, ठीक है। शब्बीर जिया स्क्वायर, ठीक है, शब्बीर जिया स्क्वायर कर दिए हैं। अब यहाँ जेड क्या है, तो जेड निकालिए। जेड जो है, जेड कैसे निकालें? जेड पीरियड प्लस अगर मान लीजिए जेड हमारे पास, पीरियड जो है हमारे पास ऑड भी है और इवन भी है। अगर पीरियड इवन की बात करेगा, क्या करेगा? तो जेड बराबर, अगर पीरियड हमारा ऑड है तो इसमें 1 जोड़िएगा, इसको 2 से डिवाइड करिएगा। जेड अगर हमको निकालना, अगर पीरियड इवन है, पीरियड इवन में 2 जोड़िएगा, उसको 2 से डिवाइड करिएगा। आपका पीरियड यहाँ बताइए, पीरियड 3 है, पीरियड ऑड है कि इवन है? तो ऑड दिख रहा है, तो हम जेड का वैल्यू निकालेंगे। जेड बराबर पीरियड 3 ऑड है, 1 जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 4/2, कितना आया? 2। फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, एस जेड स्क्वायर, यानी मैक्सिमम क्या है? एस जेड स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना लेना है? 2। जेड का वैल्यू निकल के कितना आया? 2। 2 का स्क्वायर करिएगा, कितना आ जाएगा? 2 2 4 दूनी कितना? 8। 2 × 4 तो कितना हो गया? 8। 8 रहता है। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट? 8। अगर इस आपसे पूछ दे कि फोर्थ में कितने, फोर्थ में बस कुछ नहीं करना। फोर्थ हमारा, फोर्थ कह रहा, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? तो हमारा ये इवन है, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 प्लस, यानी पी हमारा पीरियड है, p + 2/2 था, ये इवन के लिए था। 4 + 2, 2 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 6/2, 3 आ जाएगा। चलिए जेड का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बता दीजिए नंबर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? एस जेड स्क्वायर। एस कितना है? 2। जेड कितना? जेड का वैल्यू आया 3, 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9 कितना हो जाएगा? 18। यानी फोर्थ में कितना एलिमेंट रहता? 18 रहता है। किसी का भी पूछ दे आपसे, आपके पास भले पीरियोडिक टेबल में 8वां पीरियड नहीं आया है, लेकिन अगर आएगा, आपसे पूछे कि 8वां पीरियड जब आएगा तो उसमें कितना एलिमेंट रहेगा, तो आप इस ऑर्डर पे बना दीजिएगा। जिसका पूछेगा बता दीजिएगा, बस एकदम धांसू फॉर्मूला लेकर के आए, एस जेड स्क्वायर याद रखिएगा। ज्ञान घर से सब चीज मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। ये होता है वर्टिकल, क्या होता है? वर्टिकल लाइन, सॉरी, ये इस लाइन को कहते हैं हम लोग ग्रुप, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या है, और ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को कहते हैं ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं पीरियड। चलिए 7 हमारे पास पीरियड है, ग्रुप है 18। ग्रुप कितने हैं? ग्रुप 18, आवर्त 7, समूह 18, आवर्त 7, समूह 18। टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स कितने होते हैं? तब इस सब क्वेश्चन में तो कुछ दबाई नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा, क्या करिएगा? बहुत अच्छा से देखिएगा। क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज कहते हैं, जैसे सपोज करिए आपके पास कोई अतिथि आ रहा, मेहमान आ रहा, और आपके पास सिंगल रूम हो, क्या आप परेशान होंगे कि नहीं होंगे? क्या क्या परेशानी होगी? आप पसीने पसीने होंगे, एनर्जी लॉस होगा, सारा चीज होगा कि हम मेहमान आ गए, उसका अरेंज कैसे करें, इंतजाम कैसे करें। लेकिन जिसके पास अंबार हो, बहुत सारे रूम हो, 1 क्या 2 क्या 10 क्या मेहमान भी आ जाए, तो क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास फैसिलिटीज है। तो ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन जब आएगा हमारे पास तो हमको एनर्जी लॉस करना पड़ेगा कि गेन करना। तो जिसकी छोटी साइज होगी उसको ज़्यादा तबाही होगी, जिसकी बड़ी साइज होगी उसकी कोई तबाही नहीं होगी। याद रखिएगा, बड़ी साइज जिसकी होगी उसकी कोई तबाही नहीं होगी। एक आ भी गया तो समंदर है, घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ छोटा साइज है, हम खुद एडजस्ट करते हैं बहुत मुश्किल से, और उसमें 2 आ जाए तो हमारे लिए मुश्किल की क्या हो जाएगा? सबब बन जाएगा, मुश्किल की घड़ी आ जाएगी। आए बात समझ, याद रखिएगा कि ग्रुप की बात अगर करेंगे, किसकी बात करेंगे? ग्रुप की बात करेंगे, समूह की बात करेंगे, तो समूह स्टार्ट होता है ऊपर से नीचे, तो ये कहलाता है वर्टिकल कॉलम। क्या कहलाता? वर्टिकल कॉलम। ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाता है। ठीक है। और पीरियड की बात करें, पीरियड होता है हमारा ऐसे जाता है, तो ये आपका है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड।
तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है। बट इसी में हम अगर बात कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है। ये एरो डाउन किए मतलब डिक्रीज हो रहा, ये एरो अप किए मतलब इंक्रीज हो रहा है, ये याद रखिएगा। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जो होता है ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, क्या होता है, घटता है। तो अब आंसर निकाल लीजिए आपके पास, देखिए आंसर हो जाएगा। एक ही ग्रुप की हमारे बात करें तो आपके पास देखिए कौन ग्रुप का है, ये ऑक्सीजन है, सल्फर है और सेलेनियम है। ये आपका तो 16 ग्रुप का दिख रहा है, किस ग्रुप का, 16 ग्रुप का। कोड क्या है, ट्रिक याद रखिएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड का ओ ले लीजिए, स्टाइल का एस ले लीजिए, सेलेनियम तो है ही हमारे पास, टेलेनियम भी है ही है, पोलोनियम भी है ही आपका, यानी ओल्ड स्टाइल से टीपो। दिस इज द 16 ग्रुप का, किसका ग्रुप का। और 16 ग्रुप को ऑल्सो एक नाम दिया जाता चाल्कोजन, क्या दिया जाता, चाल्कोजन। क्यों चाल्कोजन दिया जाता, क्योंकि चाल्कोजन इसलिए नाम दिया जाता है कि ये जनरली ओर में ही पाया जाता है, अयस्क के रूप में ही पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है चाल्कोजन। क्या बोला जाता, चाल्कोजन, ये याद रहेगा। चलिए, यानी हमारा ग्रुप 16 का कोड आपको ट्रिक बता दिए, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलियम। ठीक है, आई बात समझ में बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आ जाइए, बात करिए, अगर हमारे पास जो अगला क्या है, इसी में कहीं पे आपका क्या है, तो क्या हो जाएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज इज क्या हो जाएगा, बताइए। ऑक्सीजन से कम इसका सल्फर, सल्फर के यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कम होगा, उससे सल्फर का, उसके बाद सेलेनियम का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओ लेस देन सल्फर लेस देन सेलेनियम। ये कोड याद रखिएगा, ग्रुप 16 वाला, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसका अदर नेम है चाल्कोजन। क्या नाम है, चाल्कोजन। आइए, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम 4। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस कराने के लिए हमको जितना ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक और देखिए, बिल्कुल साइंस को जो है ना एक प्रैक्टिकल वे में समझिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज फ्रेंड है, उससे हमारी घनिष्ठता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपको दोस्ती पसंद नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ब्रेक करने की कोशिश, नॉर्मली वे में बोलेंगे कि हाँ ऐसा है ऐसा है, तो क्या वो ब्रेक हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। यानी जो जिसके करीब ज़्यादा होता है उसका डिस्टेंस बनाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन डालने के लिए एनर्जी ज़्यादा खर्च करना होता। इसका मतलब जब करीब हो गया तो दोनों के बीच में क्या गैपिंग क्या आया, कम आया, गैपिंग क्या आया, कम आया। तो इससे एक माइंड सेट हो गया, जिसकी साइज कम होगी, जिसकी साइज कम होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्योंकि साइज कहने का मतलब ये हो कि मान ली यहाँ न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और एक मान ली ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, साइज यहाँ और यहाँ देखिए, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि करीबी है, नज़दीकी है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यानी इसको हमको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। और यहाँ दूरी है, अट्रैक्शन कम है, हल्का भी एनर्जी देंगे ये बूम ब्रेक कर जाएगा। क्या करेगा, अरे चलो हमारा कोई मानता है नहीं, चलो हट जाते हैं यहाँ से। लेकिन जहाँ मान धन ज़्यादा हो, जहाँ रिस्पेक्ट ज़्यादा हो, जहाँ सम्मान ज़्यादा हो, जहाँ कद्र ज़्यादा हो, वहाँ से लोग दूर जाएंगे, बिल्कुल कतई नहीं जाएंगे। तो वही वजह है आयनाइजेशन एनर्जी का, मतलब जिसकी साइज कम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, जिसकी साइज ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बता दी ऑटोमेटिक, देखिए सबसे साइज छोटा कम है, सबसे कम साइज किसका दिख रहा है आपको, यूरेनियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम, आयरन, सबसे छोटा तो दिख रहा है कौन, हाइड्रोजन। तो इसमें हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आए बात समझ में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, द एलिमेंट्स इन विच 4f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड आर कॉल्ड। जो 4f होता है उसको हम लोग कहते हैं लेंथनाइड्स। क्या कहते हैं, लेंथनाइड्स कहते हैं। ये हैं, यहाँ पे हम आपको फिर थोड़ा होल्ड करेंगे। एस जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 7 तक जाता है, ठीक है। पी जो स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 से लेकर कहाँ तक जाता है, 6 तक जाता है, ठीक। डी जो स्टार्ट होता है 3 से स्टार्ट होता है, 3 से लेकर कहाँ जाता है, बताइए, 5 तक जाता है। 5 यानी रियर में 6 नहीं लेता, 5 तक लेके जाता है, ठीक है। और हमारा एफ जो होता है, एफ स्टार्ट होता है 4 से और 5, 4 और 5 होता है। यानी मिनिमम स्टार्ट जो एफ सबसे होता है कहाँ से होता है, 4 से। एस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से कहाँ तक जाता है, 7 तक जाता है।
पी मिनिमम कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, ठीक है। चलिए डी कहां से मिनिमम स्टार्ट होता है? 3 से स्टार्ट होता है। एफ कहां से? तो 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एस पी डी एफ क्या, एक सबसेल है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या ओरिएंटेशन रखता है, एक एड्रेस बताता है। जिस तरह से आप क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है कि कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे है, ठीक है, डिटेल्स बताता है। ठीक उसी तरह से सबसेल है, किस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा। पी में रखता है 6, एस में रखता है 2, डी में रखता है 10, एफ में रखता है 14, ठीक है, ये याद रखिएगा। और लेंथेनॉइड जो होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 4f में, एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 48 से 58 से लेकर 71 तक। टोटल एलिमेंट कितना होता है इसमें? 14 होता है, ठीक है। एक्टिनॉइड जो होता है 5s में होता है 5f, ये जो शुरू होता है 90 से लेकर के 103 तक होता है, ये याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि कौन लेंथेनॉइड है, तो ये एटॉमिक नंबर याद है। जिस एटॉमिक नंबर का यानी 58 से लेकर कहाँ तक हो, 71 तक होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? लेंथेनॉइड होगा, 4f वाला होगा। एक्टिनॉइड्स 5f वाला होगा, 90 से लेकर के 103। इसमें भी आपका 14 एलिमेंट है और इसमें भी आपका 14 एलिमेंट है, दोनों में 14 ही एलिमेंट्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द आयनिक रेडियस ऑफ क्रोमियम, ये क्रोमियम है, इज मिनिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी निम्नलिखित किस यौगिक में क्रोमियम आयनिक त्रिज्या, जिसके आयनिक त्रिज्या जो होता है, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस जो होता है, आयनिक रेडियस आई आर लिखते हैं, आयनिक रेडियस लिखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका आयनिक रेडियस कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो होता है आयनिक रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ये याद रखिएगा। आयनिक त्रिज्या जो होता है पॉजिटिव चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का समानुपाती होता है, यानी जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका आयनिक रेडियस उतना ही ज्यादा होगा, जितना पॉजिटिव होगा उसका आयनिक रेडियस उतना ही कम होगा, राइट। चलिए इसी पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अब निकालना हमको यहाँ, देखिए जहां निकालना होगा यहाँ पोटेशियम है, तो हमारा क्रोमियम का निकालना, क्योंकि पूछ किसका रहा है? क्रोमियम का पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों हमारा नॉन होगा, जानकारी में है। तो पोटेशियम कहीं भी रहेगा तो +1 चार्ज होता है, यहाँ कितना पोटेशियम है? 2 है, तो इंटू 2 कर दीजिए। जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए, जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए, और सबको आपस में एडिटिव करते जाइएगा, सम ऐड करते जाइएगा। प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है -2, कितना ऑक्सीजन दिख रहा है? 4 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो एक ऑक्सीजन का -2 इंटू कितना? 4 करिएगा। इस कंपाउंड में कोई चार्ज दिखा क्या? उस कंपाउंड को जब कोई चार्ज नहीं दिखे तो इसको हम लोग 0 मानेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या करेंगे? इक्वलिटी 0 करेंगे, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, प्लस x और माइनस कितना? -8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। जब कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम इक्वलिटी 0 करेंगे, न्यूट्रल, यानी हमारा उस कंपाउंड को क्या मानेंगे? न्यूट्रल मानेंगे। और यहाँ बताइए, ये हमारा 2 + x माइनस कितना? 8 = 0, x बराबर कितना हो जाएगा? -x माइनस क्या हो जाएगा? 6 = 0, x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 6 हो जाएगा। x आपने किसको माना था? क्रोमियम का माना था, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन निकाल करके आया हमारा +6। क्या आया? इसमें आया +6। इसमें क्रोमियम देखिए, क्रोमियम इसमें निकाला था, हमको पता है कि इस पे कोई कंपाउंड पे कोई चार्ज दिया क्या? नहीं दिया, तो 0 के बराबर होगा। तो क्रोमियम का निकालना है, तो 1 फ्लोरीन का होता है -1, 3 फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? -3। F -3 किसके बराबर? 0 के बराबर, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ। और जब कोई चार्ज नहीं दिया होगा तो हम राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे, तो हमारा क्रोमियम कितना आ जाएगा? +3 बराबर आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो इसमें क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया? +3। इसमें देखिए, इसमें कितना आएगा? एक ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है, यानी क्रोमियम का निकालना, तो क्रोमियम देख लीजिए, एक ऑक्सीजन का होता है -2। क्या ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2 ऑक्सीजन है, तो -2 कितना हो जाएगा? -2 × 2 4 हो जाएगा। इक्वलिटी किसके? 0, कोई चार्ज नहीं है तो किसके बराबर? 0 के बराबर। तो क्रोमियम कितना हो जाएगा? +4 ऑक्सीडेशन नंबर में आ गया यहाँ। इसमें बताइए, इसमें भी कितना आ जाएगा? 1 क्लोरीन का होता है -1, तो 3 क्लोरीन का कितना हो जाएगा? -3। तो क्रोमियम का कितना निकल के आएगा यहाँ पे? क्रोमियम -3, कोई चार्ज नहीं, तो इक्वल टू किया 0, तो क्रोमियम बराबर कितना हो जाएगा? 3। यानी यहाँ भी +3 है, ये तो दोनों आपका बराबर हो गया। इसमें +4 है, इसमें +6। हमने क्या बताया? जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका आयनिक रेडियस कम। तो आपका कम पूछ रहा है कि ज्यादा पूछ रहा है? मिनिमम कह रहा, क्या कह रहा? मिनिमम कह रहा था। मिनिमम किसका हो जाएगा? अभी बताइए। क्रोमियम का +6, जिसमें ऑक्सीजन, यानी पॉजिटिव चार्ज का इनवर्सली, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स वुड बी पैरामैग्नेटिक? देखिए, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक। कन्फिगरेशन कर लेते हैं हम लोग। कैल्शियम का देखिए 20 होता है एटॉमिक नंबर, जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। देखिए एस में रहना, यहाँ कन्फिगरेशन जोड़ लीजिए, 2 4, ठीक है, 2 2 4, 4 अच्छे 10,
10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। एस में रखना चाहिए 2, है कितना 2, तो इसको हम लोग कहेंगे फुल। क्या कहेंगे? फुल है, पेयर हो गया। 2 को हम लोग पेयर ही ना कहते हैं, ये जोड़ा लग गया है। भले आप लोग अभी जोड़ा नहीं है, मतलब यहाँ जोड़ा लग गया, इसका क्या हो गया? जोड़ा लग। इसका देख लीजिए, बेरिलियम का होता है 4, 1s2 2s2, इसमें भी क्या हो गया? जोड़ा लग गया है। 2 रहना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलिए जिंक, यहाँ जिंक एटॉमिक नंबर होता 30, जिंक का कितना होता? 30 होता है। तो इसका कन्वर्जन करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आता 3d10 4s2। देखिए जोड़िए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 10 28 और 2 30। ठीक है, यानी कहीं आपको सिंगल नहीं दिख रहा है, कहीं सिंगल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब तीनों तो हमारा डायमैग्नेटिक। जो हमारा सिंगल नहीं है, अनपेयर नहीं है, इसको कहेंगे डायमैग्नेटिक। क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक कहेंगे, डायमैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, डायमैग्नेटिक कहेंगे। अब इसका देख लेते कन्फिगरेशन करके। नाइट्रोजन का होता है 7, कितना होता है? 7, 1s2 2s2 2p3। अब यहीं पे देखिए, तीन जो है हमारा जोड़ा नंबर है कि अनपेयर नंबर है? पेयर नंबर है या अनपेयर नंबर है? तो 3 जो हमारा अनपेयर नंबर है, यही लगा। जहां अनपेयर मिला वही कहलाएगा पारामैग्नेटिक। यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? पारामैग्नेटिक बोला जाता है। राइट या रॉन्ग? समझ में बात आई या नहीं आई? यानी जहां अनपेयर मिलेगा मतलब पारा है, जहां जोड़ा मिलेगा मतलब स्टेबल है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है ना? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आयनिक रेडियस ऑफ केटायन इज ऑलवेज, जो होता है ये एटॉमिक रेडियस से कम होता है। एटॉमिक रेडियस से क्या होता है? कम होता है, लेस देन द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या होता है ना कि गैस को, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मेहमान के स्वागत करने में किया गया खर्च, पैसा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यहाँ पे क्या आता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेहमान के आने पर जो किया गया खर्च होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। अब यहाँ पे सबसे एनर्जी खर्च करेगा, आप पैसा खर्च करते हैं, यहाँ एनर्जी खर्च करेगा। बात दूसरी है, यहाँ पे अब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जो गैस है उसको अपने से आइसोलेट होने में, अलग होने में, उसका जो एनर्जी खर्च होगा उसी को, यानी खुद से आइसोलेट जब होगा, मतलब हम क्या कंपाउंड में हैं, हम कंपाउंड से अलग होना चाहते हैं, यानी खुद से जब अलग होना चाहेगा उसमें जो एनर्जी खर्च होगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस माइनर है, इसको देख लेना। यानी उसमें जो है इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए लॉस। यहाँ क्या है कि हम कंपाउंड में उपस्थित है, वहां से हम हटना चाहते हैं, उसमें एनर्जी लॉस। ठीक है, चलिए तो किस में होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? घटता है। ये याद रखिएगा। और जिसका साइज बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा। आइए देख लीजिए, ऑप्शन में आपको तो आंसर मार ही दीजिएगा। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन में बताइए सबसे बड़ा साइज किसका होगा? अब आपका फैमिली पता है, चूंकि सब अलग अलग, ये दोनों सेम फैमिली का है, ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है, ये दोनों अलग फैमिली। अब यहाँ सेम फैमिली का जब आ गया, इसी में साइज निर्धारित करेगा, इसमें साइज निर्धारित करेगा। तो देख लीजिए फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन। इसका यानी जैसे ऊपर से नीचे आइएगा, टॉप टू बॉटम साइजवा बढ़ेगा। क्या होगा? साइजवा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? बोलिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा। क्या होगा? तो किसका होगा आंसर? ज्यादा यहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ देता, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? यानी ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है और ऊपर से नीचे आने पर साइजवा क्या होता है? बढ़ता है। और क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ता है। ठीक है, भूलिएगा कि याद रहेगा? हाँ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता तो क्या हो जाता? फ्लोरीन इसमें हो जाता। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन। कितना होता वैल्यू? लिख ही देते, 4 होता है। यानी फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना होता? 4 होता है। ठीक है, क्लोरीन का पूछे तो बस 0.5 घटाते चले जाइए। क्लोरीन का 3.5, बोरोमीन का पूछे था 3, आयोडीन का पूछे था 2.5। रटना कुछ नहीं है, ज्ञान घर में आइएगा, एक एक चीज आपको बहुत आसानी से बताएंगे, यानी रटाएंगे कुछ नहीं है। आप एग्जाम में जाइए, जिस चीज का एग्जाम देना चाहिए आप आसानी से क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है, ये हम खुद की तारीफ नहीं, ये हमारा एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बोलता है। ठीक है, चलिए, और आप पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिंपल क्वेश्चन है, सब लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन जो बीपीएससी एग्जाम में पूछ सकती है, पूछने की संभावना है, आप पूछ चुकी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द एलिमेंट्स ग्रुप 16 आर कॉल्ड। ग्रुप 16 में कौन आता था? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलियम। हमने क्या एक ट्रिक बताया था, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो। उसका दूसरा नाम है चाल्कोजेन। क्या नाम है? चाल्कोजेन। तो हाइड्रोजन किसको कहते हैं? नोबल गैस किसको कहते हैं? हरभजन नेहरा अगरकर 0 रन पर आउट। ये कोड है, ये हाइड्रोजन का ग्रुप का, सॉरी नोबल ग्रुप का। हाइड्रोजन में कौन है? हाइड्रोजन कहते हैं किसको? ये इसलिए कहा जाता है, ये सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन को सॉल्ट फॉर्मेशन में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। इस ये जो हमारे पास है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अल्कली मेटल कौन कौन है? लीना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लीना करे रब से फरियाद, ये हम कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहता है? अल्कली मेटल। लीना करे रब से फरियाद, इसी के ऊपर एक एच लगा रहता था, हलीना करे रब से फरियाद, लेकिन एच जो है अल्कली मेटल नहीं है, इसलिए हम एच नहीं लिख रहे हैं। आए बात समझ में? लेकिन यहाँ पे एक हम पॉइंट बता दें आपको। क्या बता दें? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एलिमेंट का यूज किया जाता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्या किया जाता? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सा मेटल यूज किया जाता है जनरली? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। खास करके किसको? सीजियम को, ठीक है। खास करके किसको? सीजियम को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और मैं यहीं पे बता दूं, अगर आपसे पूछे सुपर ऑक्साइड कौन बनाएगा, सुपर ऑक्साइड कौन बनाएगा, तो इसके लिए एक ट्रिक आएगा, करिश्मा। करिश्मा से प्यार, करिश्मा से प्यार, ठीक है। करिश्मा से प्यार, करिश्मा से प्यार, बस पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, करिश्मा से प्यार सुपर ऑक्साइड बनाएगा। सुपर ऑक्साइड ने हमने ट्रिक बताया, करिश्मा से प्यार, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड बनाएगा। वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज टू टॉप टू बॉटम। क्या होगा? इसका साइज बढ़ता है। क्या होता है? साइज बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन 26 है आपका, ठीक है। क्या कर रहा है क्वेश्चन जो है? इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा, साइज ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। क्या होता है? घटता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी घटता है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा लोएस्ट यानी कम एनर्जी खर्च किस में करना पड़ेगा? जिसका साइज बड़ा होगा उसमें एनर्जी हमारा कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कम है, और अट्रैक्शन कम होगा तो आसानी से भाग जाएगा। जिस पे आपका कंट्रोलिंग, आप पे इफेक्टिव यानी आपका प्रभाव जिस व्यक्ति पे या जिस चीज पे कम हो जाएगा वो आपसे दूर होता हुआ नजर आता है। तो ठीक उसी तरह आप साइज देख लीजिए, बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा मुझे साइज किसका बड़ा है। इसका जो है हमारे पास 7 है, ये नाइट्रोजन है, ठीक। ये हमारा 11, ये सोडियम है। ये हमारा आपका 10 है, ये हमारा नियोन है। क्या है? नियोन है। ये आपका फ्लोरीन है। इन साबे में सब में साइज किसका है? सोडियम का। तो इसमें साइज आउटर पे हमारा प्रभाव क्या होगा? कम होगा, यानी थर्ड सेल में जा रहा है, बाकी सब सेकेंड सेल का है। सब सेकेंड सेल का है, सब सेकेंड ऑर्बिट पीरियड का है, ये एक थर्ड पीरियड का है। और थर्ड पीरियड होने के कारण इसका जो साइज होगा बड़ा, क्या होगा? साइज होगा बड़ा, साइज होगा बड़ा, अट्रैक्शन कम है, यहाँ से एनर्जी आसानी से निकल जाएगा, इसीलिए इसका लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, इसमें कम ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन 6 पीरियड। अब 6 पीरियड में कितने एलिमेंट रहता है? तो हम आपको यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला सब निकालेंगे, एस जेड स्क्वायर, ठीक है। एस का वैल्यू हम 2 रखेंगे, जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमारा पीरियड 6 कह रहा था, इवन है, इवन हमारा क्या है? जेड का वैल्यू निकालने के लिए 6 + 2/2 8/2 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 2 × कितना 16 आ जाएगा आपका 32, यानी 6 में कितना 32। जिसका भी पूछे आप खट सिगर बना दीजिएगा। 8वां 9वां इन केस आपके पास 7 ही तक है, 7 आवर तक, 8 भी अगर पूछ देते आप बेझिझक बना दीजिएगा इस ट्रिक से। ये फॉर्मूला एस जेड स्क्वायर, ठीक है। आप अपने नाम पे मत मिला लीजिएगा, मेहनत हम की है तो क्रेडिट हमको ना जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना कि आप कुछ भी बना लीजिएगा लेकिन एस जेड स्क्वायर ही पे रहने दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज बोथ मेंबर्स ऑफ द सेम पीरियड ऑफ द
पीरियोडिक टेबल, सेम पीरियड मतलब सेम पीरियड से बिलोंग करने वाला। देखिए अब कन्फ्यूजन कीजिए, ये कैल्शियम इसका जाता है, ये फोर्थ पीरियड का है, किसका, ये फोर्थ पीरियड का है, ये सोडियम थर्ड पीरियड का है, सोडियम थर्ड पीरियड का है, क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का है, ठीक है। कैल्शियम और क्लोरीन ये फोर्थ और ये थर्ड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड पीरियड का, ये है फोर्थ पीरियड का, यानी सेम पीरियड पूछ रहा था, सोडियम और क्लोरीन ही हो जाएगा। कॉन्फिगरेशन कीजिएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा उसका जो कोफिशिएंट होता है, जैसे मान लीजिए सोडियम एक बता देते हैं हम आपको, सोडियम का है 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में गया, कोफिशिएंट कितना है 3 है, ये पीरियड बताएगा, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना आया है, एक आया, ये एस में अगर एक आ रहा है तो वन ग्रुप, दो आएगा तो सेकेंड ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप फर्स्ट हो गया, किस में गया है, एस में, तो एस सबसे यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। क्लोरीन का देख लीजिए, क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, कन्फ्यूजन कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया, किस में गया, पी में गया, पी का कितना कोफिशिएंट 3 है। क्लोरीन का कन्वर्सेशन किए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया, जिसमें गया उसका कोफिशिएंट कितना 3, वही पीरियड बतावेगा, तो ये दोनों हमारा थर्ड पीरियड का करेक्ट आंसर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटॉमिक रेडियाई अमंग द एलिमेंट्स ओएस, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, आर्सेनिक है। देखिए आर्सेनिक आपका घुसा दिया है दूसरा ग्रुप का, ये तो तीनों सेम हमारा ग्रुप का, तीनों सेम ग्रुप का, कौन ग्रुप है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये सेम ग्रुप यानी 16 ग्रुप वाला है। ये जो आर्सेनिक है ये किस ग्रुप का है, ये ग्रुप 15 का है, कौन था, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, ये 15 ग्रुप का। हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो साइज क्या होता, बढ़ता है, साइज क्या होता, बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा, एटॉमिक क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, आए बात समझ। लेकिन जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते कहाँ, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइजवा घटता है। क्या मैं बोला, मैं ये बोला कि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो साइजवा बढ़ेगा, क्या होगा, साइज बढ़ेगा। और जब हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड हमेशा आपके लेफ्ट साइड से शुरू होगा, लेफ्ट से राइट जाइएगा तो पीरियड क्या होगा, पीरियड में साइज घटता है और ग्रुपमा में साइज बढ़ता है। समूह में रहिएगा तो क्या रहिएगा, ब्रह्मांड में रहिएगा मतलब ताकतवर रहिएगा, अलग अलग रहिएगा तो क्या रहिएगा, कमजोर होकर के रहिएगा, वही बात है। तो अब देखिए ये हमारा लेफ्ट टू राइट में क्या डिक्रीज करता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहां पे जो एटॉमिक रेडियस होगा आर्सेनिक का क्या होगा, आर्सेनिक का सेलेनियम से ज्यादा होगा, समझ में बात आई। जब इधर से इधर जा रहा है तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटेगा तो कम किसका होगा, सेलेनियम का, ज्यादा किसका होगा, आर्सेनिक का। और ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा ऑक्सीजन का कम होगा, उससे क्या होगा, सल्फर का। आई बात समझ, अब ऑर्डर निकालना आसान हो जाएगा, सबसे कम किसका, ऑक्सीजन का, उसके बाद किसका, सल्फर का, उसके बाद किसका, सेलेनियम का, उसके बाद किसका, आर्सेनिक का। कोई टफ आया एकदम बेज, आपके बोर्ड पे देखिएगा एकदम खट सी आंसर मारिए, ऑप्शन अभी तक नहीं दिखा, बाद में आएगा, उतना नहीं होना। चलिए आइए, कहीं ऑप्शन होगा इसमें नीचे हुआ, हाँ देखिए था ऑक्सीजन, ऑर्डर क्या था, ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद आर्सेनिक। क्या ऐसे आ रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था, सल्फर आता, सेलेनियम आ रहा, टेलिनियम या, और इसके बाद ये आर्सेनिक, ये 15 ग्रुप का, इससे इसका ज्यादा, इससे इसका, बस खट सीकर मारिए। पीरियड में घटता है, लेफ्ट टू जाने ग्रुप में बढ़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओल साल से ए आर्सेनिक, करेक्ट आंसर। आइए विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल नॉट कॉज हार्डनेस इन वाटर सिंपल, यानी सोडियम जो होता है हार्डनेस के लिए नहीं एलिजिबल है, ये आपका आंसर गलत है, ठीक है। सोडियम लिखिएगा, आंसर क्या करिएगा, सोडियम जो हार्डनेस के लिए एलिजिबल नहीं है, बाकी सब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कॉज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर को सॉफ्टनिंग करने के लिए कौन यूज किया जाता है, तो इसका नाम है सोडियम हेक्सा, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, मेटाफॉस्फेट, अगर नाम लिख करके आ जाए तो ये याद रखिएगा, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसी को चलगोजा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चलगोजा, चलगोजा, जो आपको याद रहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कहीं आ जाए हमको टेंशन, हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन एक भी ना छूटे, ठीक है ना। जब आप टाइम दे रहे हैं, ज्ञान घर को देख रहे हैं, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस क्वेश्चन को भी टच करें, यानी उस क्वेश्चन को भी बता दें जहां से संभावनाएं हैं पूछे जाने की, ठीक है। चलिए
ओनली वन एलिमेंट ऑफ फॉर्म हाइड्राइड। हमने बताया आपको डी ब्लॉक, ये सब डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? 3 से लेके 12 तक, ये याद रखिएगा। 3 से 12 जो भी है सब डी ब्लॉक है। उसमें से 8, 7, 8, 9 हाईलाइट बनाता ही नहीं है। बाकी आपका 6 बनाता है, 3 बनाता है, 5 बनाता है, 11 बनाता है, 12 बनाता है, लेकिन 7, 8, 9 नहीं बनाता है। हमने ट्रिक भी बता दिया है। तो इसके हाईलाइट बनाता है, तो ये ग्रुप 6 हो जाएगा हमारा। ग्रुप 6 में कौन आया था? क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। साइज की बात करें तो किसका? ऊपर से नीचे जाएगा बढ़ेगा। ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछ चुका है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं और हमेशा ट्रिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप फंसिएगा नहीं क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के लिए कौन सही नहीं है? तो ये तो क्वेश्चन करा ही दिए थे ना हम। क्वेश्चन जब करा ही दिए थे तो देख लीजिए, बना लीजिएगा। ये लॉस इसलिए नहीं करता है कि ये हमारा फ्री एग्जिस्ट कर सके, और ये लॉस करके ऐसा नहीं कि आयनिक कंपाउंड बना लेगा बाय लॉसिंग, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा क्या इनकरेक्ट है। ठीक है दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मिक्सचर ऑफ वाटर, ये तो हम लोग क्या, ये हो गया आपका। ये 35 नंबर देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट करके हमको बताइएगा, क्योंकि हम बता चुके आपको। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑफ द केस ऑफ वाटर? देखिए, हेवी वाटर इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बिल्कुल सही कह रहा। हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता? D2O। नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये दोनों में भारी कौन है? तो D2O। हेवी वाटर, इसमें मास ज्यादा होती है। हेवी वाटर इज मोर इफेक्टिव एज सॉल्वेंट एट द ऑर्डिनरी वाटर, नहीं। हेवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, बिल्कुल। मास ज्यादा होता है, क्या होता? मास ज्यादा होता है इसमें D2O। हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला, ऑर्डिनरी वाटर क्या होता है? H2O। क्या होता? H2O होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? A and C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आईयूपीएक नेम इज करेक्ट? चेक करके देखे पड़ेगा। सब में क्या है? हेप्टेन है, यहां भी हेप्टेन 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 है। चलिए ठीक। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। ठीक है, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन है। और आपका 7 कार्बन है। चलिए सबसे पहले आप पेरेंट सेलेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को कार्बन आ गया, पेरेंट सेलेक्ट कर लिए। आपके पास अब 2 इंड आया, क्या आया? कितने इंड आया? 2 इंड आया। 2 इंड आया तो नंबरिंग आप या तो इधर से करो या इधर से करो, दोनों तरफ से पॉसिबल है। लेकिन करेक्ट वो होगा जिधर से जो पेरेंट में नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं, ये आपका हो गया बेटा। आप इसमें हो पापा बन करके, जो आपका लटका हुआ वो बेटा है। मतलब ट्रक के पीछे क्या लिखा रहता है? ट्रैक्टर, लटकले बेटा तो गेले बेटा। मतलब ये लटक गया, अगर इसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सफाया हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना? 2 इंड से पॉसिबल है नंबरिंग करना। किधर से? इधर से करिए। एक कार्बन को ही नंबर दीजिएगा। किसको दीजिएगा? कार्बन को ही। 1 2 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7। देखिए इधर से किए तो पहला बेटा तो 4 पे मिला, दूसरा बेटा कितना मिला? 5 पे मिला। तो 5 पे मिला। अब इधर से करके देख लेते हैं, इधर से करके देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7। देखिए लोएस्ट अगर इधर से गए तो पहला बेटा 4 पे मिला, दूसरा बेटा कहां मिला? 5 पे मिला। इधर से गए तो पहला बेटा 3 पे मिला, दूसरा बेटा 4 पे मिला। तो उधर से आया आपका, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट गए तो आपका पहला बेटा 4 पे मिला, दूसरा 5 पे मिला। लेफ्ट क्या कर रहा है? राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहा है तो पहला बेटा 3 पे मिला और दूसरा बेटा 4 पे। बताइए काउंटिंग में पहले 3 की पहले 4, तो पहले 3, तो जिधर से नजदीक आया वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये करेक्ट हो गया हमारा। तो ये जो हमारा 2 कार्बन वाला बेटा है, कितना कार्बन वाला बेटा है? 2 कार्बन वाला बेटा है। 2 कार्बन वाला बेटा का नाम है मिथाइल, सॉरी इथाइल। 2 कार्बन वाला जब बेटा बनेगा 2 कार्बन होगा उसका नाम होगा इथाइल। 1 कार्बन वाला बेटा का नाम है मिथाइल। 1 कार्बन वाला बेटा का नाम क्या है? मिथाइल है। चलिए तो 2 बेटा हमारा जो मिला है 3 नंबर पे, तो ये हमारा नाम क्या होगा? 3 इथाइल। 3 इथाइल 4 पे मिला है 2 कार्बन हमारा मिला, 1 कार्बन वाला 2 को बेटा मिला है। 1 कार्बन वाला बेटा का नाम है पड़ता मिथाइल। 2 को बेटा मिला है 4 नंबर पे, तो 4,4 2 के लिए हम यूज करेंगे डाई। 1 कार्बन वाला बेटा का नाम पड़ता मिथाइल, 1 कार्बन वाला बेटा का नाम पड़ता मिथाइल। और कै गो है पापा? पापा में कार्बन कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 को कहते हैं हेप्टेन। क्या कहते हैं? पापा वही बनेगा जिसमें कार्बन ज्यादा होगा। ठीक है, समझ। तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन द करेक्ट है आईयूपी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन अ वाटर। देखिए जब वोटिंग करते होंगे तो वेव एक आता है इस तरह से वेव, मान लीजिए वाटर पे है, तो वाटर मान लो इस तरह सर्कुलर करेगा,
ये इस तरह से डायरेक्शन जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से भी जाएगा। चलिए, जो हमारा एलोंग द डायरेक्शन में जा रहा है यानी पैरेलल में जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या कहते हैं? आइए, हमारा डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है, क्या है? इसके परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? ट्रांसवर्स। तो हमारा दोनों फॉलो करेगा, क्या करेगा? लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। बॉयल्स लॉ में जो होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या बॉयल्स लॉ जो हमारे पास प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का होता है, टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, और जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कहीं भी चले जाइए टेम्परेचर का मान सेम होगा, उसको कहते हैं आइसोथर्म। क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। When an ideal gas is compressed adiabatically, its temperature rises. The molecules, देखें, the molecules on the average have more kinetic energy than before. The kinetic energy will increases. अब मान लीजिए हमारे पास क्या हो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे वाटर ही को बॉयल करते हैं तो देखते होंगे एक बुलबुला जाता है तो फिर दूसरा बुलबुला आ जाता है, आता है, दोनों फिर टकरा के क्या हो जाता है? फूट जाता है। मतलब टकराने को कहते हैं हम लोग कोलिजन। क्या कहते हैं? फूटा कब? नीचे सतह से उठ रहा है बुलबुला के टाइप में, जैसी सतह पे चला जा रहा है तो सतह पे जाने के बाद क्या हो जा रहा है? फूट जा रहा है। इसका मतलब सतह को मानिए वाल, जब वहां पे कोलिजन हुआ, मिलान हुआ, मिलने के बाद हो गया फूट। क्या गया? फूट गया। तो अब उस तरह से आंसर मिला लीजिए, बिकॉज कोलिजन विथ मूविंग पार्ट्स ऑफ द वाल ओनली, बिकॉज द मॉलिक्यूल गेट्स एक्सेलरेशन देयर मोशन द वॉल्यूम। वॉल्यूम से रिलेशन नहीं आएगा, हाँ, यही पार्ट्स आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वाल पे कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद क्या हो गया? फूट गया। टेम्परेचर बढ़ाते आप एक नॉर्मली वे में देखते भी होंगे, पानी जब गर्म करते हैं तो एक बुलबुला जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, जाके उस सतह पे क्या हो जाता है? फूट जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बायोमेटालिक इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील ऑन हीटिंग ऑन द स्ट्रिप व्हील, यानी ये जो होता है ना, ये मुड़ता तो है, एल्यूमिनियम के साथ मुड़ता है, लेकिन क्या होता है? विल बेंड विथ एल्यूमिनियम ऑन कनकेव साइड, ऑन कनकेव साइड, कनकेव साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ मुड़ जाता है, लेकिन कैसा बना था? कनकेव, इस तरह से मिलता है, इसको कहते हैं हम लोग कनकेव। ठीक है ना, कनकेव, जैसे आप दर्पण पढ़े होंगे कनकेव और कन्वेक्स, वहीं से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन कहते हैं किसको? जो हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है। और हार्मोन का काम क्या होता है? टारगेट ऑर्गन तक जाना, टारगेट ऑर्गन के जाने के बाद क्या होता है? जहां पे इफेक्टिव है वहां पे क्या करना? प्रोलॉन्ग करना, एक्टिवनेस बनाना। तो क्या? सीक्रेट्स हार्मोन दैट आर ट्रांसपोर्टेड टारगेट सेल्स, ये सही है। कॉजेज चेंजेस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं किसको? जो आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर दे, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है एक केमिकली प्रोसेस होता है, जो हम फूड इंटेक करते हैं, यानी केमिकली प्रोसेस से उस फूड को ब्रेक करना और एनर्जी क्या करना? प्रोवाइड करना। यानी किसी फूड को ब्रेक करना, तोड़ना, उससे एनर्जी निकालना, उसको भी हम लोग मेटाबॉलिक कहते हैं। मेटाबॉलिक दो तरह का होता है, एनाबॉलिक और केटाबॉलिक। एनाबॉलिक और केटाबॉलिक अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, या आंसर आप बताइएगा एनाबॉलिक और केटाबॉलिक का। क्या एनाबॉलिक क्या होता है और केटाबॉलिक क्या होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कोर्टिसोल इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। कोर्टिसोल को सीक्रेट करता कौन? एड्रिनल ग्लैंड करता है। ऑप्शन में होगा तो उसका आंसर मार दीजिएगा, हाँ है आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड उसको कहते हैं यदि वैसा ग्लैंड जो हार्मोन भी सीक्रेट करे और एंजाइम भी सीक्रेट करे। तो जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, और जितना भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एंजाइम सीक्रेट करता है। तो जो दोनों सीक्रेट करने वाला हो उसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोक्राइन। क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन कहते हैं। तो ग्लैंड्स विथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, हाँ वैसा ग्लैंड जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे आपका अगर पूछ दे कि हेट्रोक्राइन कौन है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स है आपके पास पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इंसुलिन भी सीक्रेट करता है और ग्लूकागन भी सीक्रेट करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? लेवल को डिक्रीज करता है। और ग्लूकागन, और ये भी हार्मोन्स है, यानी जब ग्लूकागन, ये इंसुलिन जब ज़्यादा हो जाता है तो ग्लूकागन उसको मैनेज करता है। और एक होता है पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रेटिक जूस को कहते हैं हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो पाचन का काम करता है। यानी वैसा ग्लैंड जो हार्मोन भी सीक्रेट करे और एंजाइम भी सीक्रेट करे उसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। टेम्पोररी इंडोक्राइन मतलब रहता नहीं है, पहले से आता है। ये स्पेशल केस के लिए है। ये जब क्या कहते हैं, कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एक आता है, उसी को कहते हैं कॉर्पस लुटियम। मतलब उसमें प्लासेंटा डेवलप होता है। प्लासेंटा एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, वो परमानेंट बॉडी में रहता नहीं है। जब बेबी का डिलीवर हो जाता है वो भी क्या हो जाता है?
साथ साथ वापस हो जाता है, अलविदा कह देता है। ठीक है, चलिए कॉर्पस लुटियम जो है इसको हम लोग टेम्पोररी कहते हैं। कहाँ होता है? प्लासेंटा में होता है। कहाँ होता है ये? प्लासेंटा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन दैट इंक्रीजेज द हार्ट बीट इफ प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इज, कौन सा है? एड्रेनलिन है। कौन सिक्रीट करता है ये? एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। ठीक है, चलिए एड्रेनलिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैगोसाइटोसिस, सेल को खाने वाला कौन है? सेल को खाने वाला न्यूट्रोफाइल्स है, जो आपका डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफाइल्स, यानी आपका डब्ल्यूबी में दो चीज हमने बताया था, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, वहीं पे होता था। न्यूट्रोफाइल्स क्या होता था? न्यूट्रोफाइल्स और मैक्रोफेजेज, मतलब फैगो मतलब ईटिंग साइटो मतलब सेल, यानी जो सेल को खाता है उसी को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। मैक्रोफेजेज रफे जो हमारा क्या कहते हैं? माइक्रो, एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक होता है माइक्रो, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है उसको क्या करना? डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, उसी को हम लोग मैक्रोफेजेज कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज अबंडेंट। देखिए सेल जंक्शन जो होता है ना, वो गैप यानी क्या, सेल के बीच में जो होता है उसको कांटेक्ट बना करके रखता है। जिस तरह से आपने सुना होगा ज्वाइंट कार्टिलेज और क्या एडिपोस, एडिपोस टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, ठीक उसी तरह का होता है। मसल्स के बीच में पाया जाता है, यानी हमारा जो स्किन है ऊपर वाला नीचे से भी जुड़ा हुआ है, अगर कट करिएगा तो उसके नीचे भी इफेक्टेड होता है। इसका मतलब दोनों क्या है? कनेक्टेड है। ये एपिथेलियल सेल से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये एपिथेलियल सेल में पाया जाता है। यानी ये जो पाया जाता है सेल जंक्शन कहाँ पे? एपिथेलियल सेल में पाया जाता है, खास करके ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स द गैप जंक्शन आर एब्सेंट। गैप जंक्शन, देखिए गैप जंक्शन जो भी हमारे पास मोटाइल होगा, मूवमेंट करने वाला होगा, वो हमारा गैप जंक्शन नहीं पाया जाएगा। गैप जंक्शन उसमें पाया जाएगा जो मूव करने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या कर रहा है? एब्सेंट कह रहा है। ये हमारा जो है, ये हमारा मूव नहीं करने वाला, इसमें गैप जंक्शन होगा। रिप्रोडक्टिव सेल ये हमारा मूव करने वाला नहीं, इसमें होगा। कार्डियक सेल ये हमारा मूव करने वाला नहीं, इसमें होगा। यानी जो भी मोटाइल होगा मूव, स्पर्म मूव करता है, यानी स्पर्म जब डिस्चार्ज होता है तो फीमेल बॉडी में क्या होता है? मूव करता है, इसलिए ये हमारा मोटाइल है। और जब मोटाइल होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैप जंक्शन नहीं होगा, ये गैप जंक्शन नहीं होगा। क्यों? रीजन बता दीजिएगा। क्योंकि ये मोटाइल होता है, मूव करता है। ठीक है, मोटाइल का डेट मीन्स मूवमेंट करने वाला। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन, ये मसल सेल में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? मसल सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन आपके पास, इफ एन एवरेज पर्सन जॉग्स ही प्रोड्यूस इतना 14.5 इंटू 10 के पावर 3 कैलोरी, दिस इज रिमूव्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। यानी कह रहा कि कोई आदमी है जो क्या करता है? जॉगिंग करता है, दौड़ता है, और पसीना के रूप में इवेपोरेट करता है कितना? इतना कैलोरी पर मिनट करता है। ठीक है, इतना कैलोरी पर मिनट करता है। ये लिखिएगा 10 के पावर 2, 14.5 इंटू 10 के पावर 3 ये करता है, आपको प्रोड्यूस करता है। ठीक, उसके बाद क्या करा? द अमाउंट ऑफ स्वेट इवेपोरेटेड पर मिनट इतना, इज कितना हो जाएगा? तो पर मिनट इसमें पूछ रहा है, अगर अमाउंट इतना हो जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा? तो प्रोड्यूस कितना कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है आपका 14.5 इंटू 10 के पावर 3। इतना में आपका पूछ रहा है, कितना में पूछ रहा है कि अगर मान ली एजम्पशन अगर 1 kg रिक्वायर इतना होता तो इतना क्या हो जाता? तो 580 इंटू 10 के पावर कितना करिए? 2 करिएगा। ये डिवाइड हमारा 1 10 बच जाएगा, तो ये जाए 145, 145 भागा 580 डिवाइड करिएगा तो 0.25 kg आएगा। कितना आएगा? 0.25 kg आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, A uniform metallic rod rotates about its perpendicular bisector with constant angular speed if it is heated uniformly to raise its temperature slightly। देखिए यहाँ पे क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, रड का लेंथ बढ़ेगा, तो रड का लेंथ बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा तो जब क्या होगा? उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो स्पीड्स क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीज, रोटेशन का स्पीड क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, एन एल्यूमिनियम स्फीयर इज डिपेड इनटू वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें क्या होता है ना कि लेस देन 0 डिग्री से होता है एट 4 डिग्री, यानी मैक्सिमम वाटर का डेंसिटी कितना पे होता? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से मतलब हमारा 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है किसमें? 0 डिग्री सेल्सियस में। चलिए बॉयंसी वाटर के केस में आएगा, हमारा बॉयंसी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it is the ratio of area under force and area vector, the ratio of the magnitude of the force to area। ठीक है,
दूसरे का इधर रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द एरिया, इधर रेशियो यानी पहला क्या है, द रेशियो ऑफ द फोर्स टू एरिया एंड बोथ फोर्स एंड एरिया आर वेक्टर। फोर्स तो हमारा वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये आपका बी और सी, ये तो हमारा नॉर्मल ऑफ द ये हो जाएगा, बी एंड सी द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन जीरो। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो यह याद रखिएगा, लेफ्ट साइड अगर 0 0 हमारा आ रहा है, रिपीट हो रहा, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नंबर के बीच में अगर 0 आ रहा है जैसे ये, तो इसको कंसीडर करेंगे। राइट साइड में 0 आ रहा है तो उसको कंसीडर करेंगे हम, राइट साइड में 0 आ रहा तो उसको कंसीडर करेंगे। लेफ्ट साइड में डिजिट नहीं है, सिर्फ 0 आ रहा तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। नंबर के बीच में 0 आ रहा तो उसको कंसीडर करेंगे। अब बता दें सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा हमारा, राइट साइड वाला कंसीडर करेंगे तो 1 2 3 4, क्या इसको कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नंबर कितना आ जाएगा 4। मतलब देखिए क्वेश्चन फिजिक्स का हर तरह का क्वेश्चन रखा गया, क्या क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा आप पहले से क्या रहिए तैयार है। सिग्निफिकेंट नंबर निकालने आ गया आपको, है ना बात समझ में। यानी राइट साइड वाला होगा, लेफ्ट साइड वाला 0 आएगा उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, राइट साइड वाला होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। अगर नंबर के बीच में 0 प्रेजेंट है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेकेंड लॉ हो जाएगा, ये सेकेंड लॉ से ही मोमेंटम प्रूफ हुआ था, ठीक है ना। सेकेंड लॉ से क्या हुआ था, मोमेंटम प्रूफ हुआ था, तो ये बोथ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ए बॉल इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, दिस इज मीन, देखिए जब यूनिफॉर्म है इसका मतलब हर जगह कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, क्या जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉल हैव द सेम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेलोसिटी इज द कांस्टेंट। बस यूनिफॉर्म है तो हर जगह एक ही स्पीड से जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, ट्रू है। देखिए स्केलर क्वांटिटी है द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वेशन, ये क्या हो रहा, अ स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वेशन विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया। मतलब देखिए आप जहां पे जाइएगा स्केलर क्वांटिटी को हम मतलब किससे है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से है, मतलब किससे मतलब है, वो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन जिसमें होगा उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जब डायरेक्शन है ही नहीं इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव से हमारा मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंज, ये वेवलेंथ ऑफ साउंड चेंज कर जाता है, मीडियम चेंज होगा वेवलेंथ ऑफ साउंड चेंज कर जाएगा, ठीक है। यानी साउंड जो वेवलेंथ जो होता है मीडियम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विथ प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थ्रू अ मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज, जैसे मान लीजिए जो वेव ट्रांसफर हम लोग जो करते हैं एक्चुअली में वो एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं हम, यानी खड़े हैं यहाँ पे, मान ले कोई लाइन लगी हुई है 10 लोगों के 20 लोग, यानी सपोज आप लाइन के छोड़ दीजिए ना, साइकिल का जो पार्किंग किया हुआ, बस आप क्या करिए एक साइकिल जो किनारा पे उसको खाली पुश कर दीजिए, उससे पूरे साइकिल क्या हो जाएगा डिस्टर्ब। यानी आपने क्या आप खुद चले वहाँ पे, नहीं, आपने सिर्फ एनर्जी का क्या किया, अप्लाई किया और उसके कारण मोमेंट क्या वेव में चेंजिंग आ गया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं, यानी आपके द्वारा जो एनर्जी क्या होता है ट्रेवलिंग करता है उसी को कहते हैं हम लोग वेव कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं एफर्ट लगाते हैं उसी डायरेक्शन में मोशन हो उसी को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और जिस डायरेक्शन में आप लगाना चाहते हैं उसका परपेंडिकुलर हो जाए उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कहते हैं। आखिर एक्चुअली में वेव का मीनिंग क्या हुआ, एनर्जी का क्या होना, आपके थ्रू लगाए गए एनर्जी बल किसी के, यानी आपके थ्रू जो एनर्जी ट्रांसफर्स हो रहा, क्या हो रहा, ट्रेवलिंग कर रहा, अप्लाई जो एनर्जी की है वहाँ तक पहुँच रहा है उसी को हम लोग कहते हैं वेव कहते हैं। यानी एक्चुअली में वेव में ट्रेवलिंग करता क्या है, वेव में ट्रेवलिंग एनर्जी करता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा एनर्जी, और यहाँ तक आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके आगे आप क्वेश्चन के लेवल देख लिए, क्वेश्चन कहाँ से आया आप देख लिए, क्वेश्चन देख करके जब आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। क्या बीपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछी थी 9th 10th के लिए 6 to 8 के लिए किसी के लिए भी, तो क्या ये आपके उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, या और लेवल बढ़ाए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, थैंक यू सो मच।